नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की पोइम ट्राई अगेन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो कि बिल्कुल ईजी और सिंपल लैंग्वेज में होंगे ताकि सभी को समझ आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है पेज नंबर 19 पे। इसमें है कंप्लीट द समरी ऑफ द पोइम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। शेयर योर आंसर विद द टीचर एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। तो यहाँ पे इस बॉक्स में ये जो हमारे पास वर्ड दिए गए हैं इनको हमें ये जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनमें फिल करना है। और ये जो है ये समरी है इस पोइम की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पोइम आपने पहले पढ़ ली होगी, अब हम इसकी समरी देखते हैं। द पोइम रिटन इन नरेटिव स्टाइल टेल्स अ स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वाज फीलिंग, यहाँ पे आएगा लो, यानी एक नंबर पे आएगा लो। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग, यहाँ पर आएगा ग्रेट फॉर हिज पीपल। इन अ मोमेंट ऑफ, यहाँ पे आएगा डिस्पियर, he observed a spider trying to reach its web higher above the spider, यहाँ पे आएगा माउंटेड, यानी कि एक नंबर पर लो, दो नंबर पर ग्रेट, तीन नंबर पर आएगा डिसअपियर, चार नंबर पर आएगा माउंटेड। एवरी टाइम इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल इट मेड 9, यहाँ पे आएगा अटेम्प्ट्स, यानी 5 नंबर पर अटेम्प्ट्स। एंड फाइनली सक्सीड द किंग सैड दैट द स्पाइडर हैड, 6 नंबर पर आएगा कॉन्कर्ड। एंड सो वुड ही, इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, किंग ब्रूस डिसाइडेड टू राइव व्हेन ही, और 8 नंबर पर आएगा राइड। दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीड। तो ये जो इस पोइम की समरी है इसका अर्थ हुआ कि ये पोइम जो है कहानी के स्टाइल में लिखी गई है, यानी नरेटिव स्टाइल में लिखी गई है, जो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस की कहानी को बताती है। वह बहुत ही उदास महसूस कर रहे थे, कई बार असफल होने के कारण, क्योंकि जो वो अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। फिर अचानक से यानी एकदम से उनकी नज़र जो है एक स्पाइडर पर पड़ती है जो कि अपने वेब यानी जो जाला होता है वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा था। और वो स्पाइडर बार-बार ऊपर चढ़ता और जब अपने जाले के पास पहुँचने लगता था तो वो फिर से नीचे गिर जाता था। उसने 9 बार प्रयास किया और फिर जाकर वो अपने जाले के पास पहुँचा। फिर राजा कहता है कि स्पाइडर जो है अपने गोल को हासिल करने में विजय रहा, इसलिए अब वह भी ऐसा ही करेगा। और वह स्पाइडर के डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प से प्रेरित हो गया और फिर उसने निर्णय लिया कि मैं भी बार-बार प्रयास करूँगा और मेरे बार-बार प्रयास करने से मुझे भी सफलता मिल जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ आपको इस पोएम की समरी भी मिल गई। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली, यानी कि हमें इन सेंटेंसेस को जो है कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है वी कैन से दैट पोएट यूजेस द नरेटिव स्टाइल बिकॉज, आगे क्या आएगा तो ये हमें बताना है। दूसरा सेंटेंस है द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम इज, पोएम का जो है सेंट्रल आइडिया क्या है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले वाले का आंसर होगा वी कैन से दैट पोइट यूज द नरेटिव स्टाइल बिकॉज, यहाँ पे आएगा द पोइम टेल अस अ स्टोरी अबाउट किंग ब्रूस। इसका अर्थ हुआ कि पोइट ने जो है नरेटिव यानी कहानी वाला स्टाइल इसलिए चुना क्योंकि ये पोइम जो है हमें राजा ब्रूस की कहानी को बताती है। दूसरा है
द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज नेवर गिव अप। यानी कि इस पोइम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है कि हमें कोशिश करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है पिक 3 एग्जाम्पल ऑफ द पोइम और ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इस पोइम से 3 एग्जाम्पल देखने हैं। किस किसके? एक तो देखना है लाइन्स दैट डिस्क्राइब स्पाइडर्स एफर्ट, उन लाइन्स के जो कि स्पाइडर की एफर्ट्स को बताते हैं। और दूसरे 3 एग्जाम्पल हमें लेने हैं अल्ट्रेशन के। अल्ट्रेशन जो होता है ये होता है रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कॉन्टेक्टेड वर्ड्स। तो अब देखते हैं इसके आंसर। तो लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट, इसके जो 3 एग्जाम्पल होंगे पोइम से वो होगा इट सून बिगेन टू सेलिंग एंड क्राउल। दूसरा होगा अगेन इट फेल एंड स्वेंग बिलो। तीसरा होगा स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच। तो ये 3 एग्जाम्पल जो हैं होंगे जो कि बताते हैं स्पाइडर के एफर्ट्स को, उसकी मेहनत को। अब आगे देखते हैं अल्ट्रेशन के 3 एग्जाम्पल। तो अल्ट्रेशन के 3 एग्जाम्पल जो इस पोएम में हमें मिलते हैं वो हैं ब्रावो ब्रावो। इसमें जो है रिपीटेशन हो रही है बी साउंड की, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है सीलिंग एंड क्रॉल, तो इसमें जो है रिपीटेशन हो रही है सी साउंड की। अगला है वीटी एंड योर वॉइस, इसमें जो है रिपीटेशन हो रही है डब्ल्यू साउंड की। तो ये थे 3 एग्जाम्पल अल्ट्रेशन के। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें पूछा गया है वाई डज द पोइट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज इन द पोइम। कौन कौन से? ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडली स्टेडली, अप अप। तो इन वर्ड्स को पोइट रिपीट क्यों कर रहा है? जैसे ट्राइड ट्राइड, स्टेडली स्टेडली, अप अप, तो इनको बार बार रिपीट क्यों कर रहा है ये हमें बताना है। इसका आंसर होगा द पोइट रिपीट्स दीज वर्ड टू शो स्पाइडर्स कंटिन्यूस एफर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विल। रिपीटेशन आल्सो क्रिएट्स रिदम इन द पोइम। यानी कि पोइट इन वर्ड्स को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है ताकि वो स्पाइडर के कंटिन्यू एफर्ट्स को दिखा सके और उसकी स्ट्रॉन्ग विल को भी दिखा सके। और इसी के साथ इन वर्ड्स की जो रिपीटेशन है वो इस पोइम में रिदम भी क्रिएट कर रही है, इसलिए पोइट जो है इनको बार बार यूज करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। तो ये ब्रैकेट्स में हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनसे हमें क्या करना है? राइट ऑप्शन चूज करना है। द रिदम स्कीम ऑफ द पोइम इज, ये जो पोइम है ट्राई अगेन, इसकी रिदम स्कीम क्या है? तो देखिए हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी पोइम की जो है रिदम स्कीम क्या है। तो ये देखिए, ये इस पोइम का एक पैराग्राफ है, इससे हम पता लगाएंगे कि इस पोइम की रिदम स्कीम क्या है। कैसे पता लगाएंगे? तो इसका पता लगाते हैं हम ये जो लास्ट वाले अक्षर होते हैं इनके द्वारा। तो देखिए जैसे ये स्टे है तो इसको हम ए दे देंगे, और यहाँ पे है कंप्लेंट, तो ये जो है राइम नहीं कर रहे हैं तो इसको हम बी दे देंगे। फिर आगे जो है यहाँ पे है ले, तो ले और स्टे जो है राइम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ए ही कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता फेंट होता, जो फेंट यहाँ कर दिया गया है, ये फेंट अगर यहाँ पे होता तो हम इसको बी दे देते, लेकिन फेंट नहीं है, यहाँ पे ले है, तो ये जो है पहला और तीसरा जो है आपस में राइम कर रहा है, इसलिए ए हो जाएगा दोनों में। फिर आगे है फेंट, तो फेंट जो है कंप्लेंट से जो है राइम कर रहा है, इसलिए इसको भी हम बी कहेंगे। या इसको हम इस तरह से एक कह सकते हैं, इसको दो कह सकते हैं, फिर इसको फिर से एक और इसको दो कह सकते हैं। कोई भी नंबर हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो इसकी जो रिदम स्कीम है इस पोइम की वो आ रही है ए बी बी। तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो लास्ट वाला है
यानी ए बी ए बी, ये इसका रिदम स्कीम हो जाएगा। आगे है ब्रावो इज एग्जाम्पल ऑफ। ब्रावो जो है ये किसका एग्जाम्पल है? कंजंक्शन का, इंटरजेक्शन का या फिर एडजेक्टिव का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरजेक्शन, यानी किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये है इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है द पोएट यूजेस टॉस एंड टिट्स फॉर द सेक ऑफ। तो जो पोएट है वो टॉस और जो टिट्स शब्द हैं उनका यूज किसके लिए करता है? रिदम के लिए, राइम के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है पेज नंबर 20 पे। इसमें है द स्पाइडर क्लाइंबिंग इज कंपेयर टू किंग्स ब्रूस ओन स्ट्रगल जस्ट एज द स्पाइडर repeatedly attempts to reach its web. Bruce is trying to achieve a great deed for his pupil. This poetic device is called metaphor. अब देख लेते हैं मेटाफॉर क्या होता है। तो मेटाफॉर का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को सीधे किसी दूसरी चीज से बता देते हैं, लाइक या एज के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेटाफॉर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एग्जाम्पल ये है द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी कि ये दुनिया जो है एक स्टेज है, मंच है। तो यहाँ पे हमने दुनिया को यानी वर्ड को हमें सीधा स्टेज बता दिया है, तो ये मेटाफॉर होता है। इसी के साथ आपको मिल के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो ये होता है जब दो चीज़ों की तुलना लाइक या एज के साथ हम करते हैं तो उसको हम सिमिली कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई मेटाफॉर्स एंड सिमिलीज। राइट एम फॉर मेटाफॉर एंड एस फॉर सिमिलीज। तो हमें ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको पढ़ना है और देखना है कि इनमें कौन मेटाफॉर है और कौन सिमिली है। तो देखिए सबसे पहला है ही रेन एज फास्ट एज चीता। तो वो इतना फास्ट दौड़ता है जिस तरह से चीता दौड़ता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें एज और एज का यूज हुआ है, तो ये क्या है? ये सिमिली है, तो इसलिए इसमें हमें एस लिखना पड़ेगा। अगला है द वर्ड इज अ स्टेज। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो वर्ड है इसको सीधा ही स्टेज बता दिया गया है, मंच बता दिया गया है, तो इसमें हम लिखेंगे एम, यानी ये मेटाफॉर है। अगला है द नाइट वाज एज डार्क एज कोल। जो रात है वो कोयले की तरह डार्क है, तो ये हो जाएगा सिमिली। अगला है ही सेइंग लाइक एन एंजल। वह गाता है एक एंजल की तरह। तो इसमें जो है लाइक का यूज हमने किया, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये भी हो जाएगा सिमिली। अगला है हर वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर। उसकी आवाज उसके कानों के लिए गाने की तरह है। तो गाने को जो है आवाज से सीधा ही कंपेयर कर दिया है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा मेटाफॉर यानी एम। अगला है द क्लासरूम वाज अ जू। जो क्लासरूम है वो जू की तरह है। इसमें भी क्या किया है? तो इसमें भी सीधे ही क्लासरूम को जू बता दिया है या जू की तरह बता दिया है, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी मेटाफॉर होगा। अगला है द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग। जो बेबी है वो एक लॉग की तरह सो गया है, तो इसमें क्या है? लाइक का यूज हुआ है, तो ये होगा सिमिली। अगला है हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन। उसकी स्माइल जो है सन की तरह ब्राइट है, तो इसमें जो है एज का यूज हुआ है, तो ये भी क्या है? ये भी सिमिली है। अगला है द लेक वाज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई। जो लेक है वो एक मिरर है जो कि स्काई को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये क्या है? इसमें जो है लेक को सीधा ही मिरर बता दिया है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा मेटाफॉर यानी एम। अब पेज नंबर 20 पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये है रीड द
following sentences and transfer the similes to metaphors and metaphors to similes. Two example have been given. तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो सिमिलीज दिए गए हैं उनको हमें मेटाफॉर में बदलना है और जो मेटाफॉर दिए गए हैं उनको सिमिलीज में बदलना है। इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल पहले ही दिए हैं। पहला है नॉलेज स्प्रेड्स लाइक अ ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री। जो नॉलेज है वो माइटी ट्री की ब्रांचेस की तरह फैलती है। तो ये क्या है, तो ये है एक सिमिली। तो इसको हमें मेटाफॉर में बदलना है। तो मेटाफॉर में हम इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे हम नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री। तो ये हो जाएगा मेटाफॉर। अगला है हिज करेज वाज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्ट्रोम। उसका जो करेज है वो बीकन की तरह है जो कि हमें तूफान से बाहर निकलने में मदद करता है। तो ये है मेटाफॉर। तो इसको हम सिमिलीज में कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे हिज करेज वाज एज ब्राइट एज बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्ट्रोम। ये हो गया इसका एक सिमिलीज। दूसरा इसको हम लिख सकते हैं इज करेज वाज लाइक बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्ट्रोम। अब देखते हैं अगला जो हमें खुद बनाना को दिया गया है। इसमें है द बुक वाज अ ट्रेजर चेस्ट फील्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। जो बुक है वो एक ट्रेजर चेस्ट की तरह है जो कि एंडलेस एडवेंचर से भरी हुई है। यह है मेटाफॉर। इसको हमें बदलना है किसमें, सिमिलीज में। कैसे बदलेंगे, द बुक वाज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फील्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। यहाँ पे हमने लाइक इसमें जोड़ दिया। अब अगला देखते हैं। इसमें है हर लाफ्टर वाज अ मेलोडी दैट ब्राइटन्ड द डार्केस्ट डे। उसका जो हंसना है, लाफ्टर है, वो एक मेलोडी की तरह है जो कि डार्क दिन को भी यानी अंधेरे दिन को भी चमका देता है। तो ये क्या है, तो ये है मेटाफॉर। तो इसको हम कैसे बदलेंगे सिमिलीज में, तो इसको बदलेंगे हम हर लाफ्टर वाज लाइक, यहाँ पे लाइक जोड़ देंगे, अ मेलोडी दैट ब्राइटन्ड द डार्केस्ट डे। अब अगला देखते हैं। इसमें है द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। माउंटेन जो है वो गार्ड की तरह खड़े हुए हैं जो कि ऊपर से वैली को देख रहे हैं। तो ये क्या है, तो ये है सिमिलीज। इसको बदलना है हमें मेटाफॉर में। तो कैसे बदलेंगे, द माउंटेन वाज अ गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। तो यहाँ पे हमने एज को हटा दिया और एज की जगह वाज लगा दिया। अब अगला देखते हैं। द नाइट वाज लाइक अ वेवलेट क्लॉक रैपिंग द वर्ड इन। तो ये क्या है, तो ये है सिमिलीज। इसको हमें बदलना है मेटाफॉर में। तो कैसे बदलेंगे, द नाइट वाज अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ड इन मिस्ट्री। तो यहाँ पे हमने लाइक को हटा दिया और बाकी वैसा ही रखा। अब अगला है हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन द समर मेडो। तो ये क्या है, तो ये है सिमिलीज। इसको बदलना है हमें मेटाफॉर में। तो कैसे बदलेंगे, हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज इन अ समर मेडो। चलिए अब अगला देखते हैं। ये है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। पेज नंबर 21 पे आपको मिलेगा। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास पहला दिया गया है, सिलेक्ट द फ्रेज विच शो द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट। तो यहाँ से हमें एक ऐसे फ्रेज को चूज करना है जो राजा की इमोशनल जो स्टेज है उसको बताए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ही फ्लंग्स हिमसेल्फ डाउन। ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है ये है, वाई डज द पोएट यूज वर्ड लो बिफोर डिसअपियर। जो
पोइट है उसने वर्ड लो डिसअपियर से पहले यूज क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट यूज द वर्ड लो बिफोर डिसअपियर टू शो हाउ वेरी सैड एंड होपलेस किंग ब्रूस वाज। इट टेल्स अस दैट ही वाज फीलिंग वेरी लो एंड ऑलमोस्ट रेडी टू गिव अप। तो जो पोइट है वो वर्ड लो को डिसअपियर से पहले इसलिए यूज़ करता है ताकि वो दिखा सके कि जो राजा है वो कितना दुखी है और कितना होपलेस है, यानी उम्मीद हार चुका है। कि अगर आप यहाँ तक भी इसको लिखते हैं तो यहाँ तक भी ये क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। फिर आगे है कि ये हमें बताता है कि जो राजा है वो बहुत लो फील कर रहा था, बहुत उदास था और गिव अप करने ही वाला था। तो ये है इसका आंसर। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द लाइन। ये जो लाइन है इसमें से एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो पॉन्डर्ड है उसका मीनिंग क्या है, मीन्स क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन बी। जो थॉट है ये होता है पॉन्डर्ड का मतलब थॉट। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ड हमारे पास दिए गए हैं यहाँ से हमें सही ऑप्शन को है चूज करना है। द फ्रेज सिल्केन फिल्मी क्लू क्रिएट्स एन इमेज ऑफ समथिंग दैट इज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट, यानी ये दूसरा वाला जो है सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी। तो इसमें हमें एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन को जो है चूज करना है। तो एनालॉजी को पूरा करने के लिए इसमें आएगा जंप टम्बल, यानी ऑप्शन जो डी है ये सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइडर हाईलाइटेड इन द लाइन बट अप द इंसेक्ट वांट वंस मोर। तो ये जो वट अप द इंसेक्ट्स वांट वंस मोर, इस लाइन से हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है स्पाइडर की। तो क्या क्या होंगी वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स? तो वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्किंग। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो स्पाइडर है वो डिटरमाइन है और हार्ड वर्किंग है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। सेंटेंस है द एक्सप्रेशन हामी इन द एक्सट्रैक्ट इंडिकेट्स द सेंस ऑफ। जो अहमी है वो किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, हैप्पीनेस के, स्ट्रेस के, रिलीफ के या फिर लोनलीनेस के? तो जो अहमी है वो इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेस के, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा रेस। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। हमें इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक एप्रोप्रिएट रीजन देना है। तो सेंटेंस है रीडर्स आर एबल टू रिलेट दिस abstract बिकॉज इट shows real life problems where people fail but keep trying and do not give up to achieve success। ये जो एब्स्ट्रैक्ट हमने अभी पीछे देखा था इससे जो है पीपल यानी रीडर्स जो हैं वो इसलिए रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं और उसमें फेल होते हैं, पर वो बार बार कोशिश करते रहते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक कि वो उसे प्राप्त ना कर ले। इसलिए रीडर इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पेज नंबर 22 पे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है हाउ डज द फर्स्ट स्टैंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोइम। जो पहला स्टैंजा है पोइम का वो इसका मूड सेट करने में हमारी कैसे मदद करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट स्टैंजा shows that King Bruce is sad and hopeless. It creates a mood of sadness and helps us understand his situation. तो फर्स्ट स्टैंजा जो है वो बताता है कि किंग ब्रूस जो है वो सैड है, होपलेस है और ये क्रिएट करता है एक सैडनेस यानी उदासी वाला मूड और जो कि हमें ये समझने में मदद करता है कि किंग ब्रूस की क्या सिचुएशन है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब हाउ किंग ब्रूस एटीट्यूड चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोइम। हमें बताना है कि किंग ब्रूस का जो एटीट्यूड है वो शुरू में कुछ और था और एंड में कुछ और हो जाता है, कैसे? तो इसका आंसर है एट द बिगिनिंग किंग ब्रूस इज सैड, रेडी टू गिव अप। बाय द एंड ही फील्स इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर एंड बिकम brave again. He decided to try again and does not give up. यानी कि शुरुआत में जो किंग ब्रूस था वो बहुत सैड था और हार मान चुका था या हार मानने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अंत में यानी एंड में जो है वो इंस्पायर्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है स्पाइडर को देखकर और फिर से एक ब्रेव बन जाता है और फिर डिसाइड करता है कि वो फिर से कोशिश करेगा और हार नहीं मानेगा। एक तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो इसका एक और आंसर हो सकता है जो बिल्कुल शॉर्टकट है, वो है इन द बिगिनिंग ही इज सैड एंड होपलेस बट इन द एंड ही बिकेम्स ब्रेव एंड ट्राई अगेन। यानी कि शुरुआत में जो ब्रूस था वो सैड था, होपलेस था, लेकिन एंड में जो है वो ब्रेव बन जाता है और फिर से कोशिश करता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है द पोइट डिस्क्राइब्ड एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द स्पाइडर। यानी कि पोइट ने डिटेल में स्पाइडर के हर एक्शन को दिखाया, तो ये हमें क्या बताता है कि पोएट का एटीट्यूड जो है वो स्पाइडर के लिए कैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द डिटेल डिस्क्रिप्शन शोज दैट द पोएट एडमायर्स द स्पाइडर्स हार्ड वर्क, ही रिस्पेक्ट द स्पाइडर एंड सीज इट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब अगला प्रश्न है हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिसअपियर एंड नॉट गिव अप। यानी कि जो स्पाइडर है वो हमें किस तरह से इंस्पायर करता है निराशा से निकलने के लिए और कभी भी हार नहीं मानने के लिए। तो इसका आंसर होगा द स्पाइडर इंस्पायर्स अस बाय कीपिंग ऑन ट्राइंग इवन आफ्टर मैनी फेलियर। इट टीच अस दैट वी शुड नॉट गिव अप एंड कैन अचीव सक्सेस इफ वी कीप ट्राइंग। यानी कि जो स्पाइडर है वो हमें इंस्पायर करता है ये दिखाकर कि हमें बार बार ट्राई करनी चाहिए, चाहे हम कितनी भी बार फेल हो जाएं, और ये हमें बताता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती है। या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं द स्पाइडर इंस्पायर अस बाय शोइंग दैट फेलियर इज नॉट द एंड इवन आफ्टर फेलिंग मैनी टाइम इट कीप्स ट्राइंग until the succeeds. This teach us to face problem with courage and never give up. जो स्पाइडर है वो हमें ये दिखाकर इंस्पायर करता है कि फेलियर जो है वो एंड नहीं होता है। जो स्पाइडर है वो बार बार फेल होने के बाद भी ट्राई करता रहता है और फिर सक्सेस हासिल कर लेता है। तो ये हमें बताता है कि हमें अपनी जो समस्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना चाहिए करेज के साथ और हार नहीं माननी चाहिए। तो इन दोनों में से जो है आप कोई भी एक आंसर इसका लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है द पोएम टीचेस अस दैट फेलियर आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस एक्सप्लेन। यानी कि जो ये कविता है, पोएम है, ये हमें बताती है, सिखाती है कि फेलियर जो है वो एक स्टोन माइल होता है सक्सेस की ओर जाने का। तो इसको एक्सप्लेन करना है।
तो इसका आंसर होगा द पोएम टीच अस दैट फेलियर हेल्प अस टू लर्न एंड बिकम स्ट्रोंगर। ईच फेलियर ब्रिंग अस क्लोजर टू सक्सेस इफ वी कीप ट्राइंग एंड डू नॉट गिव अप। यानी कि पोइम हमें सिखाती है कि फेलियर जो होता है ये हमें हेल्प करता है सीखने में और पहले से भी मजबूत बनने में। हर एक फेलियर हमें सक्सेस के पास ले जाता है अगर हम बार बार ट्राई करते रहें और हार न माने। तो ये हो गया, या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं द पोइम सो दैट फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। एवरी टाइम वी फेल वी लर्न समथिंग न्यू एंड बिकम स्ट्रोंगर। इफ वी कीप ट्राइंग वी कैन फाइनली सक्सीड। यानी कि पोएम जो है हमें दिखाती है कि फेलियर जो है वो सक्सेस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जब भी हम फेल होते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं और पहले से स्ट्रांग बनते हैं। अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो हमें सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो इन दोनों में से आप कोई भी आंसर इसका लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है द स्पाइडर्स जर्नी टेल अस दैट एवरीवन कैन बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर लाइव्स। यानी कि जो स्पाइडर की जर्नी है वो हमें बताती है कि हमें कोई भी इंस्पायर कर सकता है, तो इसको हमें इलेबोरेट करना है। तो इसका आंसर होगा द स्पाइडर्स जर्नी शो अस दैट इवन स्मॉल क्रिएचर कैन इंस्पायर अस। इट्स करेज एंड हार्ड वर्क टीच अस टू कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। यानी कि स्पाइडर की जो जर्नी है वो हमें बताती है कि हमें छोटा सा क्रिएचर भी जो है इंस्पायर कर सकता है। उसका करेज और हार्ड वर्क जो है हमें बताता है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए और हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं द स्पाइडर्स जर्नी सो दैट इंस्पिरेशन केम फ्रॉम एनी वन इवन स्मॉल इंसेक्ट। इट टीच अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। यानी कि जो स्पाइडर की जर्नी है वो हमें बताती है कि हमें छोटे से इंसेक्ट भी जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं और ये हमें लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाती है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए और हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है लेट अस लर्न का। इसमें है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पोइम। ये पोइम से वर्ड लिए गए हैं, इनका हमें अपोजिट लिखना है। तो अप का अपोजिट क्या हो जाएगा? अप का अपोजिट हो जाएगा डाउन। फास्ट का अपोजिट क्या होगा? फास्ट का अपोजिट हो जाएगा स्लो। ग्लैड का अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्लैड का अपोजिट हो जाएगा सैड। विन का अपोजिट क्या हो जाएगा? लूज। सक्सीड का अपोजिट क्या हो जाएगा? फेल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग sentences from the box given below. Frame sentences of your own for these words. यहाँ पे मीनिंग दिए गए हैं और यहाँ पे जो है सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड जो है ये अंडरलाइन किए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं ये यहाँ पे कौन सा मीनिंग बता रहे हैं और फिर साथ में हमें अपने आप से भी एक सेंटेंस बनाना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पे मीनिंग दिए गए हैं इनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे दिया गया है पहला, वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना या लंबे समय तक मेहनत करना। दूसरा है प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट। इसका मीनिंग होता है अपने आप को कठिन जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके लिए तैयार करना। अगला है एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। इसका अर्थ होता है कुछ नया या फिर कठिन करने के लिए प्रयास करना। अगला है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बहुत प्रयास करना, ये इसका अर्थ होता है। अब यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वो हैं प्लीज़ मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम। यानी कि समय पर पहुंचने का हर एक प्रयास कर दो। तो एंडेवर जो है, एंडेवर का क्या मीनिंग होता है?
तो इसका जो मीनिंग हो जाता है वो होता है एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफ़िकल्ट, यानी कि तीसरे नंबर वाला हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें एंडेवर से एक सेंटेंस बनाना है, तो ये सेंटेंस हम बना सकते हैं, वी शुड ऑलवेज एंडेवर टू डू आवर बेस्ट। हमें अपना बेस्ट देने के लिए हर एक प्रयास जो है वो करना चाहिए। अगला है आंट्स टॉयल्स टायरलेसली टू सेव फूड फॉर रेनी सीजन, यानी कि जो चींटियां होती हैं वो रेनी सीजन के लिए भोजन यानी फूड को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास करती हैं, अथक प्रयास करती हैं। तो टॉयल का अर्थ होता है वर्क वेरी हार्ड और फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ये जो पहला है ये हो जाएगा दूसरे का। इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा फार्मर्स टॉयल्स इन द फील्ड्स एवरी डे। जो किसान होते हैं वो खेतों में हर दिन बहुत मेहनत करते हैं। अब हमारे पास तीसरा है वी एनकरेज आर स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट। तो स्ट्राइव का जो मीनिंग होता है वो होता है टू ट्राइव वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग न्यू, यानी कि चौथा हो जाएगा तीसरा। और इसका सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा वी शुड स्ट्राइव टू अचीव अवर गोल्स। हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब आगे चौथा है सेलर्स ब्रिसेड देमसेल्फ अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड। तो ब्रेड्स का जो मीनिंग होता है वो होता है प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, अपने आप को किसी कठिन चीज़ के लिए प्रिपेयर करना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दूसरे का चौथा। और इसका अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ही ब्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर एग्जाम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पोएम यूज वर्ड दैट शो डिस्टेंस। पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है जो कि डिस्टेंस को बताते हैं, जैसे कि अ लॉन्ग वे अप इंच बाय इंच हायर एंड हायर हाफ यार्ड हायर। Classify the words or phrase in the box given below based on the distance, far or near, and write in the space provided. You may take the help of dictionary। यानी कि इस बॉक्स में ये जो वर्ड्स और फ्रेज हमें दिए गए हैं इनको हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है, फार और नियर के हिसाब से। इसके लिए हम डिक्शनरी की मदद भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा फार में आ जाएगा रिमोटनेस, लाइट ईयर, मिडल और नाउ हियर। इसके अलावा यॉन्डर और अफार और फादर। और नियर में आएगा अप्रॉक्सीमेटली, विंसिनिटी, एडजेसेंट, हेयर लाइन और अ स्टोन थ्रो। तो ये आएंगे नियर में और ये वाले आएंगे फार में। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखे क्लास 7th की पोइम ट्राई अगेन के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।